तो नमस्कार विद्यार्थियों, वेलकम अगेन टू श्री नारायण विद्यापीठ। विद्यार्थियों, हम लोगों ने जस्ट पिछले वाले मैथमेटिक्स के लेक्चर में क्लास 11th जेई के बेसिक मैथमेटिक्स लॉगरिथम नाम का एक छोटा सा टॉपिक उठाया था। और उसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने लॉग की कई सारे आइडेंटिटीज, प्रॉपर्टीज और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन करी थी, आप लोगों ने समझी थी, बड़ा सपोर्ट किया था। तो विद्यार्थियों, उन्हीं आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज के आधार पर हम लोग इस वाले लेक्चर में कई सारे सवाल लेकर के आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर जेई मेंस जेई एडवांस में पूछे गए हैं। तो हम लोग फिलहाल कंटिन्यू करते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड आपको दिख रही है जिसमें मैंने पिछले लेक्चर से रिलेटेड कई चीजों का रिकैप दिया है। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम, मतलब कि लॉगरिथम का बेसिकली यूज क्यों हुआ, लॉगरिथम क्यों इन्वेंट किया गया, लॉगरिथम क्यों यूज किया जाता है, बेसिक यूज इसका क्या है, कई आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज जो कि बहुत आई थिंक सरल ही रूप में मैंने आपको यहाँ पर बताई थी। बेसिक आइडेंटिटीज एंड प्रॉपर्टीज जो कि मैंने आगे भी फर्दर स्लाइड में डाली हुई है इस जगह पर। इसके अलावा विद्यार्थियों, मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताया था कि हमारे पास अगर लॉग में बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो हमारे पास क्या ग्राफ एग्जिस्ट करता है, और अगर हमारे पास जो बेस की वैल्यू है वो 0 से 1 तक है तो दोनों केस में अलग अलग ग्राफ बनते हैं। क्या क्या बनते हैं वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर जानी थी जस्ट पिछले लेक्चर में। आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर के, चैनल पर विजिट करके लॉग का फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने जो जो प्रॉपर्टीज पिछले लेक्चर में पढ़ी थी एक बार फट से उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था लॉग विद बेस ए। अगर कोई भी दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास ये राइट होता है कि मैं उन दोनों वैल्यूज को सेपरेट सेपरेट ऐड करके लिख दूं। अच्छा, ये चीज केवल दो वैल्यूज के लिए नहीं होती, अनंत वैल्यूज के लिए होती। अगर मैं लॉग में बस बेस का ख्याल रखना बेटा, जो बेस आपका एलएचएस में आप लेकर के चल रहे हो वही बेस आपको आरएचएस में भी लेकर के चलना। बेस नहीं बदलना, यदि बेस बदला गया तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। तो बेसिकली अगर मैं लॉग के अंदर बहुत सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दूं xn तक, तो मैं क्या कर सकता हूं सर, सारी की सारी वैल्यू को सेपरेट सेपरेट ऐड करके लिख सकता हूं। बेस हमारे पास वही रहेगा जो एलएचएस में लिया गया है, log बेस ए x1, log बेस ए x2, log बेस ए x3, कंटिन्यू 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 अप टू log बेस ए xn। ठीक है सर। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी? सेकंड प्रॉपर्टी थी कि अगर मेरे पास कोई भी दो वैल्यू डिवाइड में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में है, तो मैं क्या कर सकता हूं सर, मैं इन दोनों वैल्यू को सेपरेट सेपरेट सब्सट्रैक्ट करके लिख सकता हूं सर। लॉग विद बेस ए, बेस का ध्यान रखना जो बेस एलएचएस में वही बेस आरएचएस में भी होगा, लॉग बेस ए एम माइनस लॉग बेस ए एन। ठीक है सर। फिर उसके बाद जो सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र हमारा था, जो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को दिया था, बेस चेंज थ्योरम, जो कि ज्यादातर हर सवाल में प्रयोग होता है और सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस प्रॉपर्टी से सिद्ध हो सकती है। बेस चेंज के लिए मैं आपको अलग एक स्लाइड में बता देता हूँ। सर, अगर मेरे पास लॉग बेस ए बी है तो मैं इसको अपॉन करके भी लिख सकता हूं, लॉग बी अपॉन लॉग ए। सर, बेस क्या रखेंगे? बेस कुछ भी आप रख सकते हो, जो बेस आप यहां रखोगे वही बेस आपको यहां पर रखना पड़ेगा। और ध्यान ये रखना पड़ेगा कि बेस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और बेस कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है। यहां पर भी सर सेम टू सेम चीज की बेस हमेशा पॉजिटिव होता है और बेस 1 के बराबर नहीं हो सकता। यानी कि मैं एक छोटी सी वैल्यू आपको, छोटा सा एग्जांपल दे करके बताता हूं। अगर मैंने आपको log बेस टू 3 दे दिया है तो मैं इसको log 3 अपॉन log 2 में डिनोट कर सकता हूं, और मेरी इच्छा के अनुसार मैं यहाँ पर बेस लिख सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर बेस 10 लिखा तो वही सेम बेस हमको 10 नीचे डिनोमिनेटर में भी लिखना है। ठीक है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से बेस चेंज थ्योरम का काफी बेहतरीन रोल होता है, जिससे कि हम लोग आगे आने वाले सवालों को आसानी से कर सकते हैं। और बहुत सारी हम लोगों ने आइडेंटिटीज भी पढ़ी थी। आइडेंटिटीज तो खैर यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे बढ़िया आइडेंटिटी तो हमारे पास ये थी कि भैया चाहे कोई भी बेस हो, अगर लॉग के अंदर 1 लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है सर। अगर मेरे पास लॉग के अंदर बेस लिखा हुआ है और वही बेस मेरे पास वैल्यू है तो उसकी वैल्यू भी हमेशा हमारे पास 1 होगी। ठीक है भाई। अगर हमारे पास कोई भी बेस वैल्यू लिखी है और वैल्यू की पावर n लिखी है तो ये n हमारा बाहर आ जाएगा, तो n log बेस ए बी हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास किसी भी एक्सपोनेंट की पावर में लॉग, जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ है वही मेरे पास बेस लिखा हुआ है,
और b इस तरह से लिखा हुआ है। ध्यान समझिए, जो एक्सपोनेंट वही बेस, तो मेरे पास इस वैल्यू का आंसर आता है b। तो इसके आगे के हम लोग कई सारे सवाल फर्दर स्लाइड में देख लेते हैं और शॉर्टली उसको करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में चर्चा करी जा रही है इस प्रश्न में। ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड सी इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल शानदार सा बना लेते हैं। ध्यान बस इतना रखना है कि राइट एंगल ट्रायंगल के जो भी वर्टाइसेस आप लिख रहे हो, उसी के समकक्ष जो हमारे पास, मतलब उसी के सिमिलर जो हमारे पास साइड है, वो उसके सामने लिखनी। जैसे स्मॉल ए हमको कैपिटल ए के सामने लिखना है, कैपिटल बी के सामने हमको स्मॉल बी लिखना है, और सी के सामने हमको स्मॉल सी लिखना है। ठीक है सर। अब जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो हमको पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम हमको याद आती है। पाइथागोरस साहब क्या कह के गए थे कि भैया जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परफेक्ट है सर। तो हमको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि सर c माइनस बी 1 के बराबर नहीं होगा और c प्लस बी भी 1 के बराबर नहीं होगा। ऐसा इन्होंने क्यों दिया? क्योंकि ये जो प्रूफ कराना चाह रहे हैं उसमें c प्लस बी और c माइनस बी बेस में बैठा हुआ है। वो बेस के साथ तो कंडीशन होती है कि बेस हमेशा पॉजिटिव होगा और 1 के बराबर नहीं होगा। इसलिए पहले से ही इन्होंने सचेत कर दिया कि 1 के बराबर c माइनस बी और c प्लस बी को नहीं लेना। देन शो दैट कि हमारे पास ये चीज इस चीज के बराबर है। बारी बारी लेकर के चलते हैं सर, और एलएचएस से आरएचएस को हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है ना? चलिए, log a with base c plus b plus log a with base c minus b, इसको हमको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो कोई भी प्रश्न आप देखो, आपके दिमाग में बेस चेंज प्रॉपर्टी गूंजनी चाहिए। बेस चेंज प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती है? बेस चेंज प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मेरे पास log b बेस a है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज कर सकता हूँ। बस ध्यान ये रखना है, जो भी आप log में ऊपर बेस लगाओगे वही बेस आपको नीचे लगाना है। ठीक है सर। बेस के साथ कंडीशन है कि हमारे हमेशा बेस हमारा पॉजिटिव होगा और बेस की वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होगी। इतना समझ में आ रहा होगा सबको, आई थिंक। ठीक है सर। अब इसको सर हम लोग लिख सकते हैं, सबसे पहले मेरे पास अंदर वाली वैल्यू ऊपर होगी, फिर अपॉन होगा, फिर अंदर वाली वैल्यू हमारे पास नीचे होगी, प्लस इसको लिख सकते हैं सर, लॉग में मेरे पास a ऊपर होगा और लॉग में c माइनस बी हमारे पास नीचे होगा। लेकिन सर लॉग बिना बेस के तो अधूरा। सवाल ये उठता है कि यहाँ पर हम बेस क्या लगाएं? यहाँ पर जो आप बेस लगोगे वही बेस आपको यहाँ लगाना है, और यहाँ पर जो आप बेस लगोगे वही बेस आपको यहाँ लगाना। बेस आपको ये सोचना है कि राइट हैंड साइड पे मेरे पास दोनों चीजें, दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो गई। मल्टीप्लाई तभी होंगी सर जब एडिशन से कहीं ना कहीं एलसीएम आएगा और ऊपर भी सेम टू सेम वैल्यू बन जाए। सेम वैल्यू तभी बनेगी जब मेरे पास 1 होगा, 1 तभी होगा जब यहाँ पर बेस ए होगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेस ए आ चुका है, जो बेस यहाँ पर वही बेस ए यहाँ पर, जो बेस यहाँ पर वही बेस ए हमारे पास यहाँ पर आएगा। परफेक्ट है। अब लॉग में वैल्यू और बेस अगर सेम हो तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है और इसकी भी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा मेरे पास आरएचएस क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन लॉग सी प्लस बी विद बेस ए प्लस 1 अपॉन लॉग सी माइनस बी विद बेस ए। परफेक्ट है सर। क्या करना है, तो हमारे पास देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू एडिशन में है, तो मैं एलसीएम लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा, हमारे पास log c प्लस बी विद बेस ए इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में log c माइनस बी विद बेस ए हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है सर। अब इस पूरी वैल्यू का जब मैं इस वैल्यू से डिवाइड कराऊंगा, तो log बेस ए सी प्लस बी और log बेस ए सी प्लस बी कट जाएगा और मेरे पास ये वैल्यू एज इट इज ऊपर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। log बेस ए सी माइनस बी, फिर लगेगा हमारे पास प्लस साइन। अब इस पूरी वैल्यू को इस पूरी वैल्यू से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा, मेरे पास log बेस ए सी प्लस बी आएगा। उसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट इज हमारे पास log बेस ए सी प्लस बी हो जाएगा। अब अब मेरे पास एक और प्रॉपर्टी लगने वाली। क्या प्रॉपर्टी लगने वाली है सर? अगर मेरे पास log के साथ जो बेस यहाँ पर है वही बेस अगर यहाँ पर है, तो अंदर वाली वैल्यू प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है कि नहीं? क्या करना है सर? लॉग सेम बेस को एज इट इज लिख देना है और अंदर वाली वैल्यूज को प्लस है तो मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा। c माइनस बी को c प्लस बी से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ अपॉन, नीचे मेरे पास ये दोनों चीजें एज इट इज लिख दी जाएंगी क्योंकि ये दोनों तो कोई प्रॉपर्टी का पालन ही नहीं कर रही।
भाई मल्टीप्लाई वाली कोई प्रॉपर्टी थोड़ी होती है। तो log c प्लस बी टाइम्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई log c माइनस बी विद बेस a। ठीक है सर। ये दोनों चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, वही वाली हमारे पास कक्षा 8 की आइडेंटिटी कि a माइनस बी और a प्लस बी का गुणा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो c माइनस बी और c प्लस बी का गुणा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होने वाला है। नेक्स्ट इसको स्लाइड में देखते हैं। log बेस a c माइनस बी इंटू सी प्लस बी, नीचे डिवाइड में हमारे पास जो लिखा हुआ है log बेस a c प्लस बी log बेस a c माइनस बी, बेस a c प्लस बी इंटू लॉग बेस ए सी माइनस बी। ठीक है सर। सी माइनस बी और सी प्लस बी मल्टीप्लाई होकर के लॉग क्या बन रहा है सर? लॉग में बेस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन हमारे पास ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई है, तो लॉग बेस ए सी प्लस बी इंटू लॉग बेस ए सी माइनस बी। परफेक्ट है सर। सर क्या सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है? यस सर, बिल्कुल पता है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला है सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी सर? ए स्क्वायर आ जाएगी। तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर में क्या करूंगा, यहाँ पर पुट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूंगा, मेरे पास ये ऊपर लॉग बेस ए स्क्वायर आ जाएगा और नीचे दोनों वैल्यू एज इट इज लिख दी जाएंगी। नीचे वाली वैल्यूज के साथ छेड़खानी किसी को नहीं करनी। लॉग बेस ए सी माइनस बी। ठीक है सर। तो क्या करना है, अब हमारे पास जब भी किसी वैल्यू की पावर होती है तो ये पावर हमारे पास आगे आ जाती है। अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में इसकी थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है सर। तो 2 टाइम्स लॉग बेस ए इधर हो जाएगा और ये दोनों वैल्यू एज इट इज यहाँ पर फिर से उतार दी जाएंगी। लॉग बेस ए सी प्लस बी इंटू लॉग बेस ए सी माइनस बी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जो वैल्यू और जो मेरे पास बेस सेम है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। तो 2 इंटू वन, ये भाई मल्टीप्लाई है, 2 इंटू वन हमारे पास क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। और यहाँ मेरे पास जो आएगा, दोनों वैल्यू एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लीकेट करके लिख दी जाएंगी। लॉग बेस ए सी प्लस बी इंटू लॉग बेस ए सी माइनस बी। ठीक है सर, इतना आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो अब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 1। भाई 2 गुणे 1 को 2 लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या किया, 2 को अलग किया और बाकी के जो दोनों वैल्यूज हैं उनको अलग अलग लिख दिया। लॉग बेस ए सी प्लस बी इंटू 1 अपॉन लॉग बेस ए सी माइनस बी। अब 1 हमारे पास क्या होगा सर? 1, यदि मेरे पास नीचे बेस ए है तो ऊपर 1 बनाने के लिए भी मेरे को बेस ए के साथ ए लिखना पड़ेगा। अपॉन में लॉग बेस ए सी प्लस बी। बेस चेंज थ्योरम का प्रयोग कर रहे हैं। जब भी लॉग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आता है तो हम बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सर क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों। गुणे लॉग बेस ए अपॉन लॉग बेस ए सी माइनस बी। परफेक्ट है सर। अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मेरे पास जो बेस इधर है वही बेस नीचे है। तो अगर मैं इसको वाइसे वर्सा बेस चेंज थ्योरम के लेवल पे इसको मैं अगर इक्वेट करूं तो ये c प्लस बी ऊपर आ जाएगा और a मेरे पास इस तरफ आ जाएगा। अल्टीमेटली ये पूरी वैल्यू मेरे पास बनने वाली है log c प्लस बी विद बेस a मल्टीप्लाई बाई log c माइनस बी विद बेस a। और साथ में हमारे पास 2 चल ही रहा था। आई थिंक हमको आरएचएस में यही प्रूफ करना था। 2 log बेस b प्लस सी ए इंटू लॉग सी माइनस बी ए। चेक कर लेते हैं सर एक बार। हाँ, 2 लॉग में बी प्लस सी ए इंटू लॉग सी माइनस बी ए। बड़ा ही आसान सवाल था सर। राइट एंगल ट्रायंगल का हमको निर्माण करना था। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये बी स्क्वायर हमारे पास इधर आ जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर होने वाला है। ठीक है सर। अब एलएचएस को हम लेकर के चलेंगे। एलएचएस में सबसे पहले हम लोग बेस चेंज थ्योरम लगाएंगे। बेस को हमको ए रखना है क्योंकि हमें ऊपर 1 चाहिए। 1 क्यों चाहिए मैंने अभी आपको बता दिया था। लॉग बेस ए की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर लॉग बेस ए की वैल्यू 1 हो गई। जैसे मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, ऊपर मेरे पास लॉग बेस ए सी माइनस बी और इधर मेरे पास लॉग बेस ए सी प्लस बी आ गया प्लस के हिसाब से। और मेरे पास यहाँ पर और यहाँ पर बेस भी सेम है तो ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
तो सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी मिलकर के सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और पाइथागोरस में मैंने अभी देखा था कि सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगी। पावर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा तो 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा, लॉग बेस ए हमारे पास 1 हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू देखिए यहाँ पर एज इट इज लिख दी गई है। फिर मैं 2 को 2 इंटू 1 लिख दूंगा, 1 अपॉन लॉग बेस ए सी प्लस बी, लॉग बेस ए सी माइनस बी अलग अलग करके लिखेंगे। यहाँ पर मैं 1 को लॉग बेस ए लिख सकता हूँ, लॉग बेस ए के साथ ए, लॉग बेस ए के साथ ए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर दोनों तरफ बेस मेरे पास सेम है, तो ये सी प्लस बी ऊपर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, यहाँ पर सी माइनस बी ऊपर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा। अल्टीमेटली मेरे पास फाइनल आरएचएस मैच हो जाएगा। आसान आसान क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन तो जेई मेंस और जेई एडवांस में दिए ही नहीं जाने, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आधार पे हैं। तो आने वाले कुछ और स्लाइड्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं। 1 सेकेंड। देखिए सर, अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन देखिए और खुला हुआ है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है सर, लॉग में √3 माइनस √2, ये मेरे पास बेस वैल्यू है, और रूट में 5 माइनस 2 √6। तो आई थिंक इससे रिलेटेड आप कई सारे क्वेश्चन क्लास 10th में भी कर सकते हो। जब भी रूट के अंदर 5 माइनस 2 √6 होगा तो इसको मैं कैसे खोलूंगा, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे क्या बेस वैल्यू जैसी वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो हमारे पास उत्तर आता है हाँ सर हो सकती है। कैसे होगी सर, जरा इसको उठाइए, √6 लिखा हुआ है, √6 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू 2। और जब भी रूट के अंदर दो वैल्यू मल्टीप्लाई में होती हैं तो उनको मैं अलग अलग करके भी लिख सकता हूँ, √3 इंटू √2। परफेक्ट है सर। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इसका 2 से भी मल्टीप्लाई है, इसका मल्टीप्लाई मेरे पास 2 से भी है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू √2। और ये चीज माइनस में है, यानी कहीं ना कहीं 5 को अगर मैं 3 और 2 में तोड़ दूं, 3 प्लस 2, तो मेरे पास रूट के अंदर की पूरी वैल्यू देखिए यहाँ पर ध्यान से ये लिखी हुई। अब 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 का स्क्वायर, परफेक्ट। माइनस 2 टाइम्स ऑफ √3 इंटू √2। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये भी जो फॉर्मूला होता है वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये चीज मेरे पास रूट में भी लिखी हुई है, तो ये चीज अगर मेरे पास रूट में लिखी हुई है तो रूट से हमारे पास स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरे पास अल्टीमेटली क्या आने वाला है, √3 माइनस √2। मैथमेटिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बारीकी से समझने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं आगे चल के आपके पास ऐसी ऐसी कंडीशंस आएंगी कि रूट के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो डायरेक्ट स्क्वायर से ना कट करके मॉड में आ जाती। ये सारी चीजें मैं आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को सिखाऊंगा और इनका तथ्य भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा। अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होगी क्या, प्लस में कि माइनस में। फिलहाल अभी इसका कोई काम नहीं है, तो इस बारे में हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो मेरे पास अल्टीमेटली रूट के अंदर 5 माइनस 2 √6, √3 माइनस √2 बन चुका है, उसको यहाँ पर पुट करिए। लॉग √3 माइनस √2 अंदर मेरे पास आ गया √3 माइनस √2, क्योंकि अभी अभी मैंने ताजा ताजा √5 माइनस 2 √6 की वैल्यू निकाली है, वो वैल्यू मेरे पास ये है। जो बेस वैल्यू अगर वही मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी सर, 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है सर, बहुत ही आसान प्रश्न था, केवल हमको रूट के अंदर की वैल्यू को सिंप्लीफाई करना था, और जैसी मेरे पास बेस वैल्यू है वैसी मेरे पास अंदर की वैल्यू क्रिएट करनी। ठीक है, ये तो काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखिए यहाँ पर लॉग 39 15/7 है, और प्लस के साथ लॉग 39 13/3 भी लिखा हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कराया गया है, बिकॉज ऑफ सेम बेस एंड एडिशन साइन। ठीक है सर, तो मैं क्या करूंगा, लॉग 39 और अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 15/7 इंटू 13/3। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बाद जो log 39 लिखा हुआ है वो माइनस में लिखा हुआ है। अगर मेरे पास सेम बेस हो और वैल्यू मेरे पास निगेटिव हो तो मैं क्या करता हूँ सर, दोनों को डिवाइड करा के लिख देता हूँ। तो log मेरे पास क्या होगा 39, और मैं क्या करूंगा, अब इसका और इसका डिवाइड करा दूंगा। परफेक्ट है सर, करा करके देखते हैं। 15/7 इंटू 13/3, इसका मैंने डिवाइड कराया 5/21 से, तो 7 3
मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाते हैं? 21 हो जाते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ log 39 15 गुणे 13 अपॉन 7 तिरिक 21 अपॉन, थोड़ा बड़ा अपॉन लगा लेते हैं इस जगह पर, 5 अपॉन 21 लिखा हुआ है सर। 5 अपॉन 21 इधर लिखा हुआ है, 21 से 21 हमारा कैंसिल हो गया, 5 से 15 तीन बार में गया, 13 तिया हम कहते हैं 39 होता है सर। तो यानी कि ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास जो आने वाली है log 39, और अंदर भी मेरे पास 39 आने वाला है। जब जब भी बेस वैल्यू और अंदर वाली वैल्यू सेम होती है तो इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या आती है? 1। ठीक है सर, ये वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? 1। ये वैल्यू भी मेरे पास आंसर 1 ही देगी। दोनों का आंसर मेरे पास 1 आ चुका है। बहुत ही आसान आसान प्रश्न थे सर। सबसे पहले हमने क्या किया, इस रूट के अंदर इस बेस के जैसी वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करी है। सेम टू सेम मेरे पास रूट बन चुका है, मतलब जो बेस था वही वैल्यू बन चुकी, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास 1 आएगी। इसके पश्चात जहां पर दूसरे वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या हुआ सर, 39 बेस हमने सेम देखा, एडिशन साइन देखा तो अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया। फिर मैंने सब्सट्रैक्शन साइन देखा तो डिवाइड करा दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, इसका भी आंसर हमारे पास 1 आ गया। आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा तगड़ा है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या है सर? सर आपको दिया गया है कि log बेस 3a की वैल्यू, log बेस 3a की वैल्यू हमारे पास क्या है सर? p के बराबर है। और सेम log बेस b c की वैल्यू, log बेस b c की वैल्यू भी आपके पास p के बराबर है। इसके अलावा log बेस b 9 की वैल्यू 2 अपॉन पी स्क्वायर के बराबर। आपको क्या करना है, इफ log बेस 9, आपको कह दिया गया है कि यदि log बेस 9 a की पावर 4 b की पावर 3 अपॉन c हो, तो ये चीज कुछ ना कुछ ऐसी दिख रही होगी। और आप यहाँ पर आरएचएस में देख पा रहे हैं कि p के टर्म्स में क्यूबिक इक्वेशन बनी हुई, p के टर्म्स में क्यूबिक इक्वेशन बनी है, यानी कि ये पूरा जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्यूबिक इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है सर, सबसे पहले तो हमको ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है ताकि मैं इसको यहाँ पर एलएचएस में पुट कर सकूं। ठीक है ना? कैसे पुट करेंगे सर, ध्यान से देखिए। यदि मेरे पास log बेस 3a की वैल्यू p के बराबर है, तो मैं यहाँ पर ये देख पा रहा हूँ, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, log बेस 3a इक्वल टू यदि p है तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 की पावर p। ठीक है सर। यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू मेरे पास p के बराबर है, तो log बेस b c यदि मेरे पास p के बराबर है तो c की वैल्यू आएगी b की पावर p। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि अगर log की वैल्यू यहाँ पर जो बेस लगा है वो इस तरफ आरएचएस में आना चाहेगा तो एक्सपोनेंट लेकर के आएगा, एक्सपोनेंट अगर उस तरफ जाएगा तो लॉग में बेस लेकर के आएगा। इतना आप लोगों को पिछले लेक्चर में आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है लॉग बेस बी 9, ये वैल्यू मेरे पास 2 अपॉन पी स्क्वायर के बराबर है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि जैसे ही मेरे पास b यहाँ पर आएगा तो b की पावर में 2 अपॉन पी स्क्वायर, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, b यहाँ पर b की पावर में 2 अपॉन पी स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास 9 के बराबर आ जाएगी। ठीक है सर, इतना भी हमको समझ में आ गया। अच्छा, a की वैल्यू 3 की पावर p हो गई, c की वैल्यू b की पावर p हो गई, और b की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। a की वैल्यू तो आपने p और 3 के टर्म्स में निकाल लिया है। मैं चाह रहा हूं कि b और c की वैल्यू भी 3 और p के टर्म्स में ही निकाला जाए। कैसे निकालेंगे सर? आप लोग को ये पता होगा कि अगर मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए एक्स स्क्वायर बराबर 4 लिखा हुआ है, अगर मुझको x की वैल्यू निकालनी है तो मैं 4 की पावर 1/2 लिखता हूँ। परफेक्ट है सर। यानी कि जो भी मेरे पास इस तरफ पावर है वो इस तरफ आने पे रेसिप्रोकेट हो जाती है। तो वही काम हमको यहाँ पर भी करना है। जो मेरे पास यहाँ पर b की पावर है, जैसे ही मैं उसको इधर भेजूंगा तुरंत ये 2 अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 2 में तब्दील हो जाएगा। तो b की वैल्यू मेरे पास आएगी 9 की पावर पी स्क्वायर अपॉन 2। अच्छा, 9 को मैं 3 के टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। जैसे ही मैंने इसको 3 का स्क्वायर लिखा तो स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 से 2 मेरा कट गया, तो ये पूरा आंसर मेरे पास 3 की पावर पी स्क्वायर आ गया। परफेक्ट है सर। 3 की पावर पी स्क्वायर आ चुका है। अब जैसे ही मेरे पास यहाँ पर 3 की पावर पी स्क्वायर बी की वैल्यू आई है तो मेरे पास सी की वैल्यू भी निकलेगी। सी इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है सर, 3 की पावर हमारे पास पी स्क्वायर आया, और इसकी होल पावर हमारे पास पी बन चुकी है। यानी कि अल्टीमेटली इसकी वैल्यू इसको और इसको मल्टीप्लाई कराने पे पी क्यूब हो गया। अब बार बार ये भी बताने की जरूरत नहीं है सर कि अगर मैं a की पावर m की पावर n करता हूं तो इसका आंसर मेरे पास a की पावर m इंटू एन आता है। भैया पावर की अगर पावर होगी तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं।
तो सी की पावर आ गई 3 की पावर पी क्यूब, बी की वैल्यू आ गई 3 की पावर पी स्क्वायर और ए की वैल्यू आ चुकी 3 की पावर पी। तीनों की तीनों वैल्यूज को आपको यहाँ पर पुट करना है, तो मैं आपको यहाँ पर पुट करके दिखा देता हूँ। लॉग बेस 9 ए की पावर 4 बी की पावर 3 और अपॉन में हमारे पास लिखा हुआ है सी। ये वैल्यू कैसी दिख रही है सर? ये वैल्यू एक क्यूबिक इक्वेशन की तरह दिख रही है। अल्फा पी क्यूब प्लस बीटा पी स्क्वायर प्लस गामा टाइम्स ऑफ पी प्लस आई थिंक शायद डेल्टा लिखा हुआ है। यस सर, डेल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू 3 की पावर पी आई थी, 3 की पावर पी, बी की वैल्यू 3 की पावर पी स्क्वायर आई थी और सी की वैल्यू 3 की पावर पी क्यूब आई। तीनों की तीनों वैल्यूज को यहाँ पर एलएचएस की तरफ मैं डाल देता हूँ। देखते हैं सर क्या आता है। तो इधर मेरे पास लॉग बेस 9 ए की जगह मैंने क्या किया, 3 की पावर पी डाला और इसकी होल पावर 4 है। बी की जगह मैंने क्या किया, 3 की पावर पी स्क्वायर डाला और इसकी पावर 3 है और सी की जगह मैंने क्या किया, 3 की पावर पी क्यूब डाला और इस तरह से मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है सर। अब पावर और पावर अगर लिखा हुआ तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि मेरे पास लॉग बेस 9 3 की पावर 4p, 4 इंटू पी हमारे पास 4p हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 3 की पावर p स्क्वायर इंटू 3 यानी कि 3p स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की पावर p क्यूब। हमको एक बात और पता है जो हम क्लास 8 में पढ़े हुए हैं कि अगर मेरे पास दो सेम बेस की चीजें आपस में मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर आपस में एडिशन में आ जाती है। 3 की पावर 4p प्लस 3p स्क्वायर अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर p क्यूब। देखिए यहाँ मैंने बेस के साथ लिख दिया था, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 3 की पावर p क्यूब, 3 की पावर p क्यूब। परफेक्ट है सर। अब क्या होगा सर, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो दो सेम बेस की चीजें डिवाइड में आ रही हैं, यानी कि इनकी पावर आपस में माइनस में आ जाएंगी। तो लॉग बेस 9 3 की पावर 4p प्लस 3p स्क्वायर माइनस p क्यूब। परफेक्ट है सर। प्रयास हमको ये करना है कि जो मेरे पास यहाँ पर 3 है वही 3 को मेरे को बेस में ही बना देना है, ताकि पावर और मतलब वैल्यू और बेस अगर सेम हो जाए तो पावर वाला साइन पूरा आगे आ जाएगा। ठीक है सर। तो log 9 को अगर मैं चाहूं तो log 3 में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, उसके लिए मेरे को बेस चेंज थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा। बेस चेंज थ्योरम सर क्या कहती है कि अगर आप ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, अगर आप लॉग के अंदर वाली वैल्यू को और लॉग में बेस वाली वैल्यू को अपॉन में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो बेस आप यहाँ लोगे वही बेस आपको यहाँ लेना है। तो log 9 को मैं चाह रहा हूं कि इसको 3 के टर्म में लिख दूं और बेस भी मैं यहाँ पर 3 लगा दूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बेस 3 लगाऊंगा सर, यहाँ मेरे पास 3 हो जाएगा और इस 9 को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा 3 के स्क्वायर में, क्योंकि 9 हमारे पास जब 3 पर आता है तो 3 का स्क्वायर बनता है और 3 का स्क्वायर ये जैसे ही बनेगा, ध्यान से देखिए, ये पावर हमारे पास आगे आ जाएगी। जो बेस नीचे है वही बेस हमारे पास ऊपर चलेगा। तो फाइनली इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। इधर पहले आएगा लॉग बेस 3 3 की पावर 4p प्लस 3p स्क्वायर माइनस p क्यूब अपॉन में हमारे पास आएगा लॉग बेस 3 3 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जैसे ही आगे आएगा हमारे पास 2 इधर हो जाएगा, यहाँ से 2 चला जाएगा, लॉग 3 3 हमारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी जो बेस वैल्यू है वही यहाँ पर वैल्यू है, तो ये वैल्यू भी मेरे पास आगे आ जाएगी। तो फाइनली मेरे पास जो आने वाला है वो आने वाला है 4p प्लस 3p स्क्वायर माइनस p क्यूब अपॉन में हमारे पास आ रहा है सर 2। इतना मेरे पास फाइनली एलएचएस की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारे पास लॉग बेस 9 ए की पावर 4 बी क्यूब अपॉन सी आई थी। और ये पूरी की पूरी एक क्यूबिक इक्वेशन बन रही थी, तो मेरे पास आई थिंक क्यूबिक इक्वेशन भी बन चुकी है। क्या बनी है सर? अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो क्यूबिक इक्वेशन में पी की पावर 1 का टर्म है, पी की पावर 1 का टर्म यानी कि गामा, गामा की वैल्यू मेरे पास 4/2 आ गई है। गामा की वैल्यू 4/2 आ गई है, जिसको मैं क्या कहता हूँ, इधर 2 लिख दूंगा। जो मेरे पास स्क्वायर का टर्म है, यानी कि स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बीटा, तो स्क्वायर का टर्म यहाँ पे मेरे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी सर 3/2। अगर मैं ध्यान से देखूं अल्फा, अल्फा क्या था सर, क्यूब का टर्म था, तो क्यूब का टर्म यहाँ पर -1/2 है, तो मैं इसको -1/2 इस तरफ लिख दूंगा।
कांस्टेंट टर्म मेरे पास डेल्टा है, यहाँ पर डेल्टा नाम का कोई भी टर्म नहीं है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो डेल्टा की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा को जोड़ना चाहता हूँ। तो मैं बारी-बारी क्या करूँगा, इन सारी वैल्यूज को जोड़ दूंगा। तो 2, 3/2, -1/2 और 0 को जैसे ही हम यहाँ पर जोड़ेंगे, 2, 3/2, -1/2 और 0। तो 3/2 से जैसे ही मैं 1/2 को घटाऊंगा, मेरे पास 2/2 आएगा, और 2/2 यानी कि कट के मेरे पास 1 हो जाएगा। तो ये पूरी वैल्यू मेरे पास 1 आएगी। 1 + 2 मिलकर के मेरे पास 3 आएगा। 3 + 0 3 आएगा, यानी कि आंसर मेरे पास सी पार्ट आ जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से हमने क्वेश्चन को करने की कोशिश करी है, जिसमें ए को पी के टर्म में, बी को पी के टर्म में और सी को भी मैंने पी के टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी। पूरा का पूरा मैंने यहाँ पर वैल्यू डाल दी। फाइनली मैंने क्यूबिक इक्वेशन निकाल दी लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके, और अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा की मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ सोल्यूशन, मतलब अब की बार हमको क्या करना है कि एक्स की वैल्यूज नहीं निकालनी, बस इतना बताना है कि एक्स की कितनी वैल्यूज हो सकती। ठीक है सर। फॉर विच हमको यहाँ पर कुछ इक्वेशन दे दी गई है, कोई एक इक्वेशन यहाँ पर लॉग के टर्म में दे दी गई है, इसको मेरे को फाइंड आउट करना है। चलिए सर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है लॉग बेस 3 3x स्क्वायर, लॉग बेस 3 3x स्क्वायर इंटू लॉग बेस 9 81x, दिस विल बी इक्वल टू लॉग बेस 9 x क्यूब। ठीक है। तो सबसे पहले कोशिश ये करते हैं कि पूरे के पूरे को मैं बेस 3 में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा बेस 3 है, और 9 भी कहीं ना कहीं 3 में आता है, और यहाँ पर भी 9 मेरे पास कहीं ना कहीं 3 में आता है। परफेक्ट है सर। क्या करेंगे, इसको जैसे ही मैं कन्वर्ट करूंगा, तो मैं देख रहा हूँ कि 3 और एक्स स्क्वायर के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और 81 और एक्स के बीच में भी मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो लॉग बेस 3, इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा, तो पहले मेरे पास 3 आएगा, और फिर जब मल्टीप्लीकेशन की मदद से मैं इसको प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर आएगा। क्योंकि हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों चीजें आपस में ऐड हो जाती हैं। परफेक्ट है सर। रूट के अंदर पूरा कार्यक्रम चल रहा। तो ये हमारे पास जो पहला टर्म था वो कुछ इस तरह से आ गया। दूसरा टर्म अगर मैं देखना चाहूँ, तो दूसरा टर्म भी मेरे पास आ सकता है, लॉग बेस 9 81 और इंटू लगा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस लॉग बेस 9 एक्स आ जाएगा। और ये पूरी की पूरी वैल्यू लॉग बेस 9 एक्स क्यूब के बराबर है। मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि ये मेरे पास 3 पावर में है, जैसे ये 3 मेरे पास आगे आएगा, तो ये 3 लॉग बेस 9 एक्स हो जाएगा। परफेक्ट है सर। तो लॉग 3 बेस 3, मतलब कि मेरे पास जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू अगर इधर है, तो इस पूरे का आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1। यहाँ पर लॉग 9, मतलब बेस 9 है, और 81। अच्छा, 81 को मैं 9 के टर्म में क्या लिख सकता हूँ सर, अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं, तो 81 को मैं 9 के टर्म में 9 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास 2 बाहर आ जाएगा। 2 जैसे ही मेरे पास बाहर आएगा, लॉग बेस 9 9 इधर हो जाएगा, लॉग 9 एक्स इधर हमारे पास आ जाएगा, और ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो गया। अच्छा, इसके पश्चात जो मेरे पास इधर लिखा हुआ है सर, इधर मेरे पास 1 प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लॉग बेस 3 टाइम्स ऑफ एक्स, और ये पूरा का पूरा हमारे पास यहाँ पर रूट में लिखा हुआ है। परफेक्ट है सर। बराबर 3 लॉग बेस 9 एक्स हो जाएगा। सर अब क्या करना है सर, सर यहाँ पर लॉग बेस 9 9 की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, जिससे 2 इंटू 1 हमारे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास लॉग बेस 9 एक्स आ जाएगा। यहाँ पर भी साइमल्टेनियस मेरे पास 1 + 2 लॉग बेस 3 एक्स आ जाएगा। तो बड़ी विचित्र विडंबना हमारे पास यहाँ पर ये खड़ी है सर, कि एक तरफ बेस मेरे पास 3 है, और एक तरफ बेस मेरे पास 9 है। तो हम इसको क्या करें, मतलब दोनों को सेम बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है। तो एक काम करते हैं कि जहां जहां लॉग बेस 9 है, उसको हम लॉग 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 लॉग बेस 9 टाइम्स ऑफ एक्स। अच्छा, अब लॉग बेस 9 को लॉग बेस 3 में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आप जरा यहाँ देख लीजिए। अगर मैं लॉग बेस 9 एक्स को लॉग बेस 3 में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं बेस चेंज थ्योरम का सहारा लूंगा। और बेस चेंज थ्योरम जो मेरे पास होती है, लॉग एक्स अपॉन में जो वैल्यू इधर है वही मेरे पास नीचे बेस में इस तरफ आ जाएगी। और मैं अब लॉग 3 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बेस 3 लगा दूंगा ताकि इस 9 को मैं 3 स्क्वायर लिखूं तो 2 मेरे पास आगे आ जाए। ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों देखते रहिए। लॉग एक्स बेस 3 हमारे पास इधर आएगा और यहाँ पर क्या करूंगा मैं, लॉग 3 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर कर दूंगा और जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा ये 2 हमारे पास इस तरफ लपक के आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी लॉग बेस 3 एक्स अपॉन 2 लॉग बेस 3 3। तो लॉग बेस 3 3 की वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू 2 2 होता है। तो किस तरह से मैंने लॉग बेस 9 एक्स को 1/2 लॉग बेस 3 एक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है सर। तो जहां जहां मेरे पास log बेस 9 एक्स लिखा हुआ है वहां वहां 1/2 log बेस 3 एक्स लिख देते हैं। ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों बने रहिए। तो रूट में हमने क्या किया, रूट में हमारे पास सबसे पहले 1 प्लस 2 लॉग बेस 3 एक्स है, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है 1 प्लस 2 लॉग बेस 3 एक्स। अगला ब्रैकेट मेरे पास क्या है सर, अगर मैं अगले ब्रैकेट की ओर ध्यान दूं तो 2 प्लस लॉग बेस 9 एक्स है। बेस 9 एक्स को मैं लॉग बेस 3 एक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ 1/2 लॉग बेस 3 एक्स में। और इससे पहले मेरे पास 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस में भी लिखा हुआ है। परफेक्ट है सर। पूरा का पूरा रूट में है और 3 लॉग बेस 9 एक्स है। लॉग बेस 9 एक्स को फिर से मैं लॉग बेस 3 एक्स में कन्वर्ट करूंगा तो 1/2 लॉग बेस 3 एक्स लिखूंगा, 1/2 लॉग बेस 3 एक्स। इसके साथ कुछ और लिखा हुआ था, 3 लिखा हुआ था। ठीक है सर, 3 लिख देते हैं। चलिए, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या करना चाह रहा हूं सर, मैं यहाँ पर एलसीएम लेने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास इधर हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस लॉग बेस 3 एक्स अपॉन में हमारे पास आ जाएगा इस तरफ 2। इधर हमारे पास 1 प्लस 2 लॉग एक्स बेस 3, ये मेरे पास पूरा का पूरा रूट में आ गया। यहाँ मेरे पास हो जाएगा 3/2 लॉग एक्स बेस 3। अच्छा, जब इस रूट को मैं इस तरफ भेजूंगा तो हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्वायर बनाऊंगा तो 3/2 लॉग बेस 3 एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है सर कि मैं लॉग बेस 3 एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, भैया मेरे पास स्क्वायर पूरे के पूरे टर्म में। अगर मेरे पास पूरे के पूरे टर्म में स्क्वायर है इसका मतलब 3/2 का स्क्वायर अलग होगा और लॉग एक्स बेस 3 का स्क्वायर अलग होगा। परफेक्ट है सर। तो ये करने की हम लोग कोशिश करते हैं। 3/2 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं और log x बेस 3 का होल स्क्वायर हम इस तरफ लिख लेते हैं। परफेक्ट है। यहाँ से रूट हमारा इधर चला ही गया है तो यहाँ पर क्या क्या बचा, 1 प्लस 2 लॉग एक्स बेस 3 इन ब्रैकेट, इधर मेरे पास आ गया 4 प्लस लॉग एक्स बेस 3, तो नीचे मेरे पास आ गया पूरा का पूरा 2। अच्छा, इसको जब मैं ओपन करूंगा तो मेरे पास आएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे हमारे पास होएगा log x बेस 3 का होल स्क्वायर। इधर मेरे पास क्या आएगा, 1 प्लस 2 लॉग x बेस 3 इन ब्रैकेट 4 प्लस लॉग x बेस 3 अपॉन में आएगा 2। 2 से 4 हमारे पास 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है सर। अब क्या करना है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं सर तो अगर मैं पूरे के पूरे इक्वेशन में log x बेस 3 को t मान लूं तो शायद मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो लेट अस टेक log x बेस 3 विल बी t। तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 2t, इधर आएगा मेरे पास 4 प्लस t, इधर मेरे पास आएगा 9/2 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर। क्या करना है सर, पहले मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4 प्लस 4 2 जार 8t प्लस t प्लस 2t स्क्वायर। टी को थोड़ा सा अच्छे से बना देते ताकि प्लस और टी में थोड़ा डिफरेंस दिखे। इधर हमारे पास 9t स्क्वायर आएगा अपॉन में इधर हमारे पास 2 आ जाएगा। परफेक्ट है सर। तो 8t और t को यदि मैं जोड़ दूं तो मेरे पास 9t आ जाता है। इधर मेरे पास 2t स्क्वायर होगा और इधर मेरे पास क्या होगा सर, 4 होगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू 9t स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 4 दूनी 8, 9 2 जार 18t, इधर मेरे पास 4t स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू 9t स्क्वायर के बराबर है। सारी की सारी वैल्यू इस तरफ ले आओ तो 9t स्क्वायर में 4t स्क्वायर गया 5t स्क्वायर माइनस 18t माइनस 8 बराबर आ जाएगा 0। 8 पन हो गया 40, 8 5 जार 40। 18 को ऐसे दो भागों में तोड़ो जिनका मल्टीप्लीकेशन 40 आ जाए और जो मेरे पास एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा वो मेरे पास 18 आ जाए। तो 20 और 2 में तोड़ देते हैं, 20 माइनस 2t माइनस 8 बराबर हो जाएगा 0।
जिससे 5t² माइनस 20t प्लस 2t माइनस 8 बराबर हमारे पास 0 आ जाएगा, जिससे मेरे पास क्या आने वाला है, थोड़ा विद्यार्थियों ध्यानपूर्वक इधर देखिए, 5t² माइनस 20t प्लस 2t माइनस 8 इक्वल 0 हो गया। यहाँ से मेरे पास 5 और t कॉमन हो गया तो इधर आ गया t माइनस 4। यहाँ से मेरे पास प्लस 2 कॉमन हो गया तो हमारे पास t माइनस 4 आ गया। तो यहाँ से t माइनस 4 और t माइनस 4 कॉमन हो गया तो t माइनस 4 5t प्लस 2 विल बी इक्वल टू 0, जिससे t की एक वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 4 और एक वैल्यू मेरे पास t की आ जाएगी माइनस का 2/5। t को मैंने माना क्या था सर? t को मैंने यहाँ पर log बेस 3x माना था। तो जहां पे मेरे पास t की वैल्यू 4 आई है तो मैं t की जगह इसको पुट कर देता हूँ। तो log बेस 3x की वैल्यू मेरे पास 4 हो जाएगी, जिससे जैसे मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो ये 3 इधर पावर में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 3 की पावर 4 आ गया। परफेक्ट है सर। इधर अगर मैं t की वैल्यू log बेस 3x यहाँ पर जो मैंने माना था वो मैं यहाँ पर लग दूंगा, तो मेरे पास log x बेस 3 की वैल्यू माइनस का 2/5 हो जाएगी, जिससे 3 मेरे पास इस तरफ पावर में जाएगा और x की वैल्यू 3 की पावर माइनस का 2/5 हो जाएगी। तो सर मेरे पास यहाँ पर दो वैल्यू आ रही हैं, एक आ रही है 3 की पावर 4 और एक आ रही है 3 की पावर माइनस 2/5। एक बार इसको चेक करके देखते हैं कि दोनों वैल्यूज को अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन में डालूं, ओरिजिनल इक्वेशन में ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास मतलब कि कोई वैल्यू सेटिस्फाई ना करे। तो इसको हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आया है सर 3 की पावर 4 और 3 की पावर माइनस का 2/5। तो जब मैं x के स्थान पर 3 की पावर 4 पुट करूंगा तो हमको आई थिंक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मेरे पास यहाँ पर 3 है, इधर 3 इंटू 3 की पावर 4 का इधर हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर भी कोई समस्या हमको क्रिएट नहीं होगी। log 19 मतलब log 9 81 इंटू 3 की पावर 4। तो बड़े प्रेम से मैं इसका रूट ले सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 और 1 मेरे पास यहाँ पर 9 हो जाएगा, तो 3 की पावर 9 हो जाएगा, 9 आगे आ जाएगा। और यहाँ पर भी मेरे पास ये 3 की पावर 4 इधर है, ये भी आई थिंक 3 की पावर 4 होएगा। 3 की पावर 8 हो गया तो ये भी मेरे पास आगे आ जाएगा। बड़े प्रेम से हमारे पास रूट सॉल्व हो जाएगी, यानी कि 3 की पावर 4 तो इसका एक सॉल्यूशन होने वाला है। क्या अगला सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा 3 की पावर माइनस 2/5? इसको भी एक बार रख करके देखते हैं। जो आपने आंसर निकाला है उसको आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर करवाना पड़ेगा, क्योंकि जेई मेंस और जेई एडवांस में ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें कि आपके पास आंसर कई आएंगे लेकिन उसमें क्रॉस वेरीफाई एक या दो ही हो रहे होंगे और वही आपके एग्जैक्ट आंसर होंगे। इसलिए मैंने आंसर तो निकाल लिया, मैं चाहता तो बोल देता दो सोल्यूशन होंगे, दो ऑप्शन में भी था, टिक कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं दोनों सॉल्यूशंस को एक बार यहाँ पर पुट करके देखूं कि ऐसा तो नहीं कि रूट के अंदर नेगेटिव बन जाए या अनसेटिस्फाई हो जाए। चलिए सर देखते हैं। 3 की पावर माइनस 2/5 को जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो log 3 x की जगह मैंने यहाँ क्या किया, 3 की पावर माइनस का 2/5 लिखा, इसका मैंने लिख दिया होल स्क्वायर इंटू log 9 81 इंटू 3 की पावर हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस 2/5। परफेक्ट है सर। इसको मेरे को रूट के अंदर सॉल्व करना है। तो जब मैं यहाँ पर देखूंगा तो दो दूनी आएगा 4, तो 3 की पावर माइनस का 4/5 और इसके साथ हमारे पास जो लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, यानी कि प्लस का 1। परफेक्ट है सर, क्योंकि मेरे पास 3 और ये पूरी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई में लिखी है। तो अगर मेरे पास सेम बेस की वैल्यू मल्टीप्लाई में होती तो मैं इनको ऐड करके लिख देता हूँ। तो 1 माइनस 4/5 आई थिंक 1/5 ही आता है। तो हमको यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पर log बेस 3, इसको मिटा देते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ, log बेस 9x को हमने log बेस 3x में कन्वर्ट किया था। हाँ, तो यहाँ पर ये पूरी की आई एम सो सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ये पूरी की पूरी वैल्यू जो आ रही है 3 की पावर 2 इंटू 2 4 माइनस का 4/5 और यहाँ पर मेरे पास 1 है, तो माइनस 4/5 को 1 से जब मैंने ऐड किया तो 1/5 बन गया। यहाँ पर मेरे पास log में बेस 3 था, ये 1/5 हमारा आगे आ गया, log 3 मेरे पास 1 हो गया। इतना तो सॉल्व हो गया। सर ये सॉल्व हो सकता है? देखते हैं सर। 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पर ध्यान रखिए मेरे पास 9 है, यानी कि हमको यहाँ पर 9 के जैसा ही बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर। ठीक है, 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सर इसको क्या लिख सकते हैं? सर इसको अगर मैं चाहूँ तो ये स्क्वायर मैं अंदर कर देता हूँ, पावर में -1/5 लगा देता हूँ, जिससे ये पूरी की पूरी वैल्यू मेरे पास 3 का स्क्वायर 9 बन जाए। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, 9 का स्क्वायर है, यहाँ मेरे पास 9 की पावर -1/5 है। इतना आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ये तो एक्सपोनेंट्स एंड पावर है,
जो कि हम लोग क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है सर। यहाँ पर हमने 81 को 9 का स्क्वायर लिखा और 3 की पावर -2/5 को इस तरह कुछ देखा मैंने कि अगर ये -2/5 है तो इसको मैं 3 स्क्वायर की पावर -1/5 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि आपस में दोनों मल्टीप्लाई होकर के यही देने वाली है। ठीक है सर। तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया और पावर में आ गई -1/5। परफेक्ट है सर। अब 9 और 9 मेरे पास मल्टीप्लिकेशन में है तो सेम बेस है, तो मेरे पास पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 2 - 1/5 जैसे ही मैं करूंगा तो 5 दूनी 10, 10 में 1 गया, मेरे पास आ गया 9। तो 9/5 मेरे पास आ जाएगा सर। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पर 9/5 लिखूंगा तो मेरे पास फाइनली जो आंसर आने वाला है 9 की पावर, 1 सेकेंड, 5 दूनी 10, 10 में 1 गया, 9/5। ठीक है, 9 की पावर 9/5 इतना मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देंगे 9 की पावर 9/5। अब बेस मेरे पास जो है वही मेरे पास यहाँ पर वैल्यू है, जिससे कि ये जो मेरे पास पावर होगी मेरे पास आगे आ जाएगी। और ये पूरी की पूरी वैल्यू 9/5 इंटू 1/5 यानी कि, और ये सब कुछ रूट में है सर, रूट में चल रहा है। तो ये रूट का 9 हमारे पास आता है 3, और 5 का स्क्वायर रूट में जाएगा मेरे पास आ जाएगा 5, यानी कि मेरे पास 3/5 आने वाला है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो 3/5 यहाँ पर आया है, क्या इधर राइट हैंड साइड पे भी 3/5 आएगा? तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 की पावर -2/5 को यहाँ राइट हैंड साइड में जैसे ही मैं पुट करूंगा, 3 की पावर -2/5 को, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मैं 2/5 को लिख सकता हूँ क्या सर, log 9, 3 के स्क्वायर की पावर -1/5। -1/5 चूंकि पावर में है तो वो मेरा आगे आ जाएगा, तो -1/5 log 9, और 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ देखो -1/5 आ गया। अब यहाँ 3/5 एलएचएस में आया है और आरएचएस में -1/5 आया है, तो 3/5 और -1/5 कोई बराबर थोड़ी हो सकते। इसलिए हमारे पास 3 की पावर -2/5 इज नॉट अ वैलिड सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट विच इज 3 की पावर 4। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सर। काफ़ी लंबा-चौड़ा था, लेकिन बेसिकली अगर आप लोगों ने क्लास 10th, 9th और 8th को सीरियसली पढ़ा है, तो ये सवाल आपसे हो गया होगा। बस आखिरी में जो आपने सॉल्यूशन निकाला है, उसको यहाँ पर एक्स के स्थान पर पुट करके क्रॉस वेरीफाई कराना ज़रूरी है कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से एक बार इसका छोटा-सा रिकैप दे देता हूँ। कुछ नहीं करना है, इसको पहले अलग-अलग मल्टीप्लाई में तोड़ना है। अलग-अलग मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास दिया गया है, तो अलग-अलग एडिशन में तोड़ देंगे। यहाँ हम एडिशन में तोड़ देंगे। 981 हमारे पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर log बेस 9x है, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, log बेस 3x स्क्वायर है तो मेरे पास 2 आगे आ जाएगा। पूरी की पूरी इक्वेशन को log बेस 3x में कन्वर्ट करने वाले हैं। जहाँ-जहाँ log बेस 9x होगा, वहाँ-वहाँ मेरे को 1/2 log बेस 3x लिखना है, क्योंकि वो भी मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया था। लॉग इस रूट को मेरे को इस तरफ भेज देना है, log बेस 3x को t मान लेना है, t मानने के बाद क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनने के बाद दो सॉल्यूशन आएंगे, एक 4 और एक -2/5। तो मैंने log बेस 3x को t माना था, तो t की वैल्यू यदि 4 के बराबर है तो log बेस 3x की वैल्यू 4 के बराबर होगी। ये 3 मेरे पास इस तरफ जाएगा तो x की एक वैल्यू 3 की पावर 4 आएगी। सिमिलरली x की एक वैल्यू 3 की पावर -2/5 आएगी। दो सॉल्यूशन आपके पास आ गए हैं, तो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस को आपको यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कराना पड़ेगा, x की जगह वैल्यू डालना पड़ेगा। तो आपके पास फाइनल आंसर यदि एलएचएस और आरएचएस को बराबर करने पे आ रहा है, यानी कि वही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दूसरा वाला मैंने यहाँ डाल के दिखा दिया, नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ रहे थे, इसलिए मेरे पास आंसर केवल 1 हो गया। 1 क्यों हुआ? क्योंकि हमसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे जा रहे थे। 3 की पावर 4 थोड़ी आंसर है। 3 की पावर 4 तो x की वैल्यू है। सॉल्यूशन आए थे 2, लेकिन एक वैलिड सॉल्यूशन था ही नहीं, एक को पुट करने पे हमारे पास आंसर ही नहीं आया। एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं हुए, तो इसी को पुट करने पे मेरे पास फाइनल आंसर आएगा, तो x का केवल एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, लेट a डिनोट्स द वैल्यू लॉग बेस 10। देखिए हमको दे दिया गया, यहाँ पर भी हमको बेस 10 दे दिया गया, यहाँ पर भी बेस 10 दे दिया गया, बीच में एडिशन लिखा हुआ है। सर जी शानदार सवाल है। यदि बेस बराबर होते हैं और मेरे पास एडिशन होता है तो दोनों अंदर की वैल्यूज को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। परफेक्ट है सर। अब आपको यहाँ पर 43 और 57 भी दे दिया गया। अच्छा, जनरली क्या होता है ना कि यूजुअली जब हमारे स्टूडेंट्स जेई मेंस या जेई एडवांस का पेपर देने जाते हैं तो इतने भारी भरकम प्रेशर में होते हैं कि उनको यही नहीं पता होता है कि उनको करना क्या है। सर अब यहाँ पे 43 और 57 दे दिया, तो विद्यार्थी क्या करेगा, डायरेक्ट पहले यहाँ पर पुट करेगा।
अब पहले 43 को 57 से मल्टीप्लाई कराएगा, स्क्वायर कराएगा, यहाँ पुट करेगा, यहाँ तब तक तो टाइम निकल गया और टाइम निकल गया तो आने वाले सवाल जो हो भी रहे होंगे वो भी नहीं कर पाओगे, छूट जाएगा। तो दिमाग लगाना सर, प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास इधर और इधर बेस सेम हो और बीच में एडिशन का साइन हो, तुरंत अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दो। जैसे ही आप अंदर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कराओगे तो लॉग बेस 10, यहाँ पर मेरे पास ए बी प्लस अंडर रूट में ए बी का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ए प्लस बी लिखा हुआ है, अपॉन में 2 लिखा हुआ है। यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए बी माइनस अंडर रूट में ए बी का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है, अपॉन में क्या लिखा हुआ है, 2। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई कराया, 2 दूनी मेरे पास हो गया 4। सर, यहाँ पर अगर मैं इस पूरे को कैपिटल ए मान लूं और इस पूरे को कैपिटल बी मान लूं, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लिखिए, जो कि क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि इस ए का होल स्क्वायर माइनस इस पूरे रूट का होल स्क्वायर। तो रूट का होल स्क्वायर तो बेसिकली रूट हमारा हट जाता है, तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, ए बी का होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक है सर। अब क्या करेंगे, बाहर हमारे पास क्या है, बाहर हमारे पास लॉग बेस 10 इसका इंतजार कर रहा है, लॉग बेस 10 इसका इंतजार कर रहा है। अब जरा अंदर वाली वैल्यूज को खोलिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, अपॉन में मेरे पास आ जाएगा सर 4। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 10। ये वैल्यू से ये वैल्यू चली गई, 4 से हमारा 4 चला गया। फाइनली मेरे पास अंदर क्या आ रहा है, अंदर मेरे पास आ रहा है लॉग बेस 10 ए प्लस बी। ए की वैल्यू 43 और बी की वैल्यू 57, उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए। जैसे ही आप 43 और 57 को आप यहाँ पर पुट करोगे, तो आपके पास 7 3 10 5 4 9 1 10 लॉग 100 आ जाएगा। अच्छा, लॉग 100 को मैं लिख सकता हूँ लॉग बेस 10 10 का स्क्वायर। ये दो मेरे पास आगे आ जाएगा, जैसे ये दो मेरे पास आएगा, लॉग 10 और 10 हो जाएगा। और जब भी मेरे पास बेस और वैल्यू सेम हो तो इसकी वैल्यू 1 आती है, यानी कि इसका आंसर 2 इंटू 1 यानी 2 आ जाएगा। तो विदाउट मैंने पहले इस वैल्यू को पुट करे डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करें, तो कैपिटल ए की मेरे पास वैल्यू आ गई 2। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज ना होना कि इसको कैपिटल ए और इसको कैपिटल बी मान लिए, यहाँ मैं आइडेंटिटी लगा रहा था तो मैंने यहाँ पर माना है ये कैपिटल ए, ये वाला कैपिटल ए नहीं है। ठीक है सर। कैपिटल बी मेरे पास क्या है, कैपिटल बी तो बड़ा ही आसान है भैया, बी की वैल्यू मेरे पास 2 की पावर लॉग बेस 6 18 है, और यहाँ पर 3 की पावर लॉग बेस 6 3 है। इसको हमको सॉल्व करना है। चलो भैया, तो इसको भी सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। अगर मैं चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर 6 त्रिक 18, 6 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो इस पूरे को 2 में कन्वर्ट करके भी लिखा जा सकता है। वैसे मैं चाह रहा हूँ इसको 6 और 3 में ही कन्वर्ट करके लिखा जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सर 6 इंटू 3। परफेक्ट है सर। इसको क्या लिख देंगे, लॉग बेस 6 3। ठीक है, इतना हमारे पास लिख दिया गया। मैं चाह रहा हूँ इसको नेक्स्ट स्लाइड में करूँ ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझ में आए। बी की वैल्यू हमको दी गई है 2 की पावर लॉग बेस 6 18, लॉग बेस 6 18। और इधर हमारे पास क्या बगल में दिया गया है, इंटू 3 की पावर लॉग बेस 6 3, इंटू 3 की पावर लॉग बेस 6 3। अच्छा, इसमें एक काम आप और कर सकते हो, अगर 6 और 3 में नहीं तोड़ना चाहते हो तो इसमें बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा दो। इसको लिख सकते हैं सर लॉग 18 अपॉन लॉग 6। इसको लिख सकते हैं लॉग 3 अपॉन लॉग 6। लॉग 3 अपॉन लॉग 6। ठीक है सर, इतना हमको समझ में आ रहा है। अब इसके अलावा बेस क्या लगाएं, बेस क्या लगाया जाए, तो बेस यार लगाओगे भी तो भी 18 किसी भी एक्सपोनेंट की पावर में तो आता नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पर बेस चेंज हमारे पास नहीं लग पाएगी। आप इसको पुराने मेथड से करिए, 18 को तोड़ करके। जैसे मैं 18 को तोड़ूंगा 6 इंटू 3 में, 6 इंटू 3 में मैंने इधर तोड़ा, और इधर मेरे पास 3 की पावर लॉग बेस 6, इधर मेरे पास 3 लिखा हुआ है। परफेक्ट है सर। अब इसको अगर मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास लॉग 6 आ जाएगा, प्लस लॉग 6 3 आ जाएगा, और ये सारी की सारी 2 की पावर में चल रही है, इंटू 3 की पावर लॉग 6 3 आ जाएगा।
अच्छा, कहीं पर भी अगर मेरे पास प्लस होता है तो मैंने क्लास 8th में एक्सपोनेंट्स एंड पावर में पढ़ा हुआ है कि a की पावर m प्लस n हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n हो जाता है। ठीक है सर। तो मेरे पास क्या आएगा? 2। अच्छा, बेस वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 1 इंटू, क्योंकि प्लस लगा है तो अलग-अलग मैं बेस की पावर में लिख सकता हूँ, 2 की पावर लॉग बेस 6 3। और सेम मेरे पास पावर यहाँ पर भी लिखी हुई है, 3 की पावर लॉग बेस 6 3। अगर मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि कोई मेरे पास अलग बेस है जिसकी पावर m है, कोई मेरे पास अलग बेस है जिसकी सेम पावर है, तो क्लास 8th में पढ़ाया जाता था कि a इंटू बी कर देंगे तो उसकी पावर m हो जाएगी। ठीक है सर। तो लॉग बेस 6 3 हमारे पास चूंकि सेम था, तो ये मेरे पास 2 इंटू 3 यानी 6 की पावर में बन गया, और यहाँ मेरे पास 2 की पावर 1 2 हो गया। अब वैल्यू और बेस अगर हमारे पास सेम होता है तो आंसर हमारे पास 3 आगे आ जाता है। तो 2 इंटू 3 जैसे ही मैं करूंगा मेरे पास क्या आएगा? 6 आएगा। जिससे मेरे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 6 आ गई। अच्छा, इसको हटा देते हैं क्योंकि बेस चेंज का कोई मतलब नहीं था। तो फिलहाल आप एक बार इसको फिर से देख लीजिए। मैंने कुछ नहीं किया है, 18 को 6 इंटू 3 में तोड़ा, इस 3 को एज इट इज लेकर रहने दिया। यहाँ मैंने क्या किया? दोनों को सम में कन्वर्ट किया। सम में कन्वर्ट करने के बाद जो चीज यहाँ पर वही चीज यहाँ पर है तो ये पूरा 1 हो जाएगा। अब मैंने क्या किया सर, मेरे पास यदि 2 की पावर 1 प्लस लॉग बेस 6 3 है तो मैं इसको अलग-अलग करके मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। लॉग बेस 6 3 और लॉग बेस 6 3 दोनों मैच कर गए हैं। अगर पावर मैच कर रहे हैं तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 6 लॉग 6, जो वैल्यू यहाँ पर वही वैल्यू यहाँ पर, तो 3 हमारा आगे आ जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा 6। तो अल्टीमेटली बी की वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है, और ए की वैल्यू शायद आई थिंक अभी हम लोगों ने 2 निकाली थी। हमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी। तो बी की वैल्यू तो मेरे पास सर 6 आ चुकी है, और ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली 2, तो ए इंटू बी का मान मेरे पास आएगा 12। आसान आसान प्रश्न है, केवल पुरानी प्रॉपर्टीज का प्रयोग करके, आइडेंटिटीज का प्रयोग करके हम लोग फाइनल आंसर को अप्रोच कर रहे हैं।